बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। टेक्नोलॉजी के इस दौर में सोशल मीडिया की बहुत अहमियत उजागर होती जा रही है। क्या वाकई सोशल मीडिया जो आज रोल प्ले कर रहा है या सोशल मीडिया पे जो कंटेंट देखने को मिलता है वो कितना मयारी होता है? क्या आज हम अपनी सोशल ब्रांडिंग के तौर पे अगर हम देखें तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी हम सोशल मीडिया के ऊपर कर पाते हैं या नहीं कर पाते? सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फेक न्यूज़ का इतना ज़्यादा भरमार होती है कि हम उसमें से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी न्यूज़ ठीक है, कौन सी न्यूज़ फेक है। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये जो सोशल मीडिया है हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितना हमारी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे पॉजिटिव रोल प्ले करता है। प्रोफेशनल कैरियर्स की जब बात की जाती है तो ख़ास करके स्पेशली एक साइट सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आती है जिसे कहते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर कौन लोग होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका लिंक्डइन का बेसिकली पर्पस क्या होता है? प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपना प्रोफाइल इतना ज़्यादा मेंटेन करते हैं कि वहाँ से उनको ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही होती है और उसके साथ साथ वो अगर जॉब सीकर्स हैं तो वो अपनी प्रेफरेंस जो है वहाँ पर हाईलाइट करते हैं। किस तरह के जॉब सीकर्स किस तरह की अपनी प्रेफरेंस उस लिंक्डइन के ऊपर डाल सकते हैं, आज उन लिंक्डइन इनसाइट्स की बात करेंगे। आज मेरे साथ बहुत प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, मैं उनको वेलकम करूंगा। सबसे पहले एचआर मैनेजर हैं, अपने प्रोफेशन में डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों के साथ इन टच रहती हैं। जब स्क्रूटनी की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा सीवी पहुंचने से पहले उसके प्रोफाइल को लिंक्डइन के ऊपर सर्च करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से हाईलाइट कर ली जाती हैं कि क्या ये कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है। या बहुत सारे एचआर के मैनेजर्स जो हैं वो अप्रोच ही लिंक्डइन के ऊपर लोगों को करते हैं। मैं वेलकम करूंगा आज मैं जिसकी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, एचआर मैनेजर हैं एक निजी कंपनी में, मैडम अर्शिया हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्शिया, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में, इस चैनल पे, और सबसे बढ़कर उस टॉपिक पे आपने मुझे इनवाइट किया जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग चैनल है सोशल मीडिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाई। मैं अपनी आज की दूसरी मेहमान को वेलकम करूंगा जो कि डायरेक्टर भी हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स को हेड भी करती हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो डेली बेसिस पे लिंक रहती हैं। मैं उनको भी वेलकम करूंगा, निताशा निसार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आप कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं मैडम अर्शिया से स्टार्ट लूँगा। मैडम अर्शिया, जिस तरह से बात करने की मैंने कोशिश की, लिंक्डइन बेसिकली बहुत सारे प्रोफेशनल जो हैं वो लिंक्डइन के ऊपर नज़र आते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक और बाकी के बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिन पे लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी डाल रहे होते हैं, बट प्रोफेशनल सारे हमें लिंक्डइन के ऊपर मिलते हैं। आप क्या समझती हैं लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल होना किसी प्रोफेशनल का कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो लिंक्डइन की अहमियत क्या है मैं उस पर आपसे बात करती हूँ, उसके अच्छा बाद हाँ कि उसके बाद फिर मैं अपनी फील्ड पर आऊँगी। जब मैं ये कहूँगी कि सिंस आई एम एन एचआर प्रोफेशनल, तो वो तो फिर आप समझे कि 110% मेरे लिए मस्ट हो गया। बट अगेन कि लिंक्डइन हमारे लिए क्या सिर्फ एक जस्ट एक ऐप है जो आप मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है या नहीं है, और इसकी अहमियत क्या है? जिस तरह आप डिजिटल कार्ड अपना यूज़ करते हैं, सिमिलरली गोज़ विथ लिंक्डइन। आप लिंक्डइन के लिए कह सकते हैं लिंक्डइन सिर्फ एक प्रोफेशनल के लिए अहमियत नहीं रखता, हर इंसान के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब करके एक अपनी एक अच्छी जर्नी भी गुजार चुके हैं। उसमें आप अपनी हर एक चीज़ को एक प्रोफेशनल तरीके से उसमें आप किस तरह से टैगलाइन कर रहे हैं। आप सिंस अगर कोई स्टूडेंट है, आपकी एसोसिएशन किस यूनिवर्सिटी से है, आपने उसको उसमें मेंशन किया है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपने अपनी कंपनी, उसकी पूरी जर्नी, आपकी अपनी सक्सेस स्टोरी, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़, आपका अपना टोटल अबाउट, आपकी अपनी डेली की पोस्टिंग, हर वो चीज़ जितना अगर आप उनसे ये सवाल करते हैं कि सोशल मीडिया के साथ और लिंक्डइन के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ इसकी इंटीग्रेशन क्या है, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आप टाइम पास करने के लिए या थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए आप उस पर जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, एफबी पे जाते हैं,
तो मैं ये समझती हूँ कि लिंक्डइन भी आपके लिए सिमिलरली उस तरह से है। आपका पर्सपेक्टिव है कि आप किस टाइम पे किसको किस तरह यूज कर रहे हैं। Okay. लिंक्डइन के ऊपर अब कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, आपकी मीम्स हैं, आप उस पर जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। उसमें आपके सारे सिनेरियोज आपके सामने आ रहे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस तरह कर रहे हैं। ओके मैं मैडम निताशा को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। मैडम निताशा बड़े डिटेल में बताने की कोशिश की मैडम अर्शिया ने कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग अपना टाइम वेस्ट ज़रूर कर रहे होते हैं। अगर वही हम अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को देते हैं, लिंक्डइन की जिस तरह से बात की जा रही है और लिंक्डइन इनसाइट्स की स्पेशली आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या समझती हैं कि किसी भी प्रोफेशनल का लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स की सबसे पहले बात करें। देखें, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ तो उसके लिए ज़ाहिर है फेसबुक और इंस्टाग्राम है, राइट। लेकिन जब आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल पर्सनैलिटी की बात है तो वो चीज़ और आपकी आइडेंटिटी सिर्फ लिंक्डइन से ही नज़र आती है। वो इसलिए क्योंकि लिंक्डइन पे ज़ाहिर है सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं होते, और भी रिक्रूटर्स भी होते हैं, एंड देन देयर पीपल हु एक्चुअली आर देयर टू मेक एन इम्पैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन पे आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल जर्नी को ही सिर्फ नहीं करना होता, साथ में आपने लोगों को इंस्पायर भी करना होता है। तो लिंक्डइन इज़ अ वेरी आई वुड से एन इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि उससे आप सिर्फ अपने आप को ही ब्रांड नहीं करते, लेकिन आप अपनी कंपनी के भी साथ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप अपनी कंपनी को भी अपलिफ्ट करते हैं, और फिर साथ में आपका मकसद, पर्पस जो बेसिकली है कि जिसके वजह से आपने अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे हैं, उस मकसद को भी आप जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ताकि लोग इंस्पायर्ड हो आपके साथ, वो भी उस जर्नी में चलना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन एक टॉपिक है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, या फिर क्लाइमेट एक्शन है, यानी कि जितना भी हम लोग कार्बन फुटप्रिंट करते हैं और जितनी भी चीज़ें हो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं। सो लिंक्डइन प्लेज दैट रोल। लिंक्डइन शोज द पीपल कि आप असल में है कौन, क्यों इधर हैं, और आप क्या करना चाह रहे हैं, और आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सो इन दैट परस्पेक्टिव लिंक्डइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्चुअली पुटिंग आउट द मैसेज कि आपका मकसद वजूद क्या है इस प्रोफेशनल स्फेयर में होने का। ओके मैडम अर्शिया, बड़ा निताशा ने डिटेल में बताया। देखिए, हम क्या करते हैं, लिंक्डइन के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, उनको फॉलो भी करना होता है। एक स्पेशल अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग जो है ना ओपन टू वर्क डाल देते हैं। ओपन टू वर्क का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बहुत सारे लोग जब ओपन टू वर्क डालते हैं उनका क्या अटेंशन गैदर करना होता है, अपने प्रोफाइल की तरफ व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए होता है, फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए होता है, या वाकई वो जॉब सीकर्स होते हैं? बीइंग एचआर प्रोफेशनल, बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, मेरा जो उसके ऊपर एक अपना स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि ओपन टू वर्क, अगर आप किसी चीज़ को मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं और सही यूज़ कर रहे हैं, तो ओपन टू वर्क आप तभी उस पर हाईलाइट करेंगे जब आप अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, या आप करियर ब्रेक के बाद आपने दोबारा स्टार्ट लिया है तो आप ओपन टू वर्क डालें, या करंट जॉब आपकी जो है उससे आप मजीद आपको ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे मेरा टाइम जितना हो चुका वो मेरे लिए इनफ है, अब मैं कुछ और देख रहा हूँ, होना चाहिए, तो उसके लिए आप ओपन टू वर्क डाल लें। और वैसे लोग जो हैबिचुअल हैं, सिर्फ देखने के लिए, जिस पे आपने कहा कि एक लिंक्डइन पे एक ये भी हमारा है कि हम किस तरह से रीच बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हमारे कनेक्शन बढ़ सकते हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि ये वो वाला जो साइड है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आप अपनी जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल करें ओपन टू वर्क, बट अगेन एज एन एचआर प्रोफेशनल मैं ये कहूँगी कि कंपनी टू कंपनी इसकी पॉलिसीज़ भी होती हैं, जो सोशल मीडिया पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आप कंपनी के अंदर ऐसा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास परमिशन नहीं होगी कि आपने ओपन टू वर्क क्यों किया है। हाँ, अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं तो इट वुड बी फाइन, कि पता है कि आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं, आप अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर हाँ आप ऐसे ही कर रहे हैं और इस कंपनी की पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो फिर कंपनी एचआर आपके ऊपर एक एक्शन ले सकता है, एटलीस्ट आपसे सवाल तो कर ही सकता है कि आपने इसके ऊपर ओपन टू वर्क क्यों किया। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऑलरेडी अपनी डेजिग्नेशन उनकी होती है, जॉब कंटिन्यू होती है, उसके बाद भी ओपन टू वर्क डाला हुआ है। तो इसका मतलब मेरा कहने का यही था कि कंपनीज की तरफ से, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, सोशल मीडिया को फॉलो करने के रूल्स भी होंगे ना, कि जिसकी बेस के ऊपर वो डाल सकता है या नहीं डाल सकता। यही मैं कह रही हूँ, आके कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बहुत सी कंपनी सोशल मीडिया पॉलिसीज इंप्लीमेंट ही नहीं करवाती, वो सिर्फ वर्बल डिस्कशन के ऊपर सवाल कर लिया, जवाब मिल गया आपको। और बहुत सी कंपनी ऐसी है आपके पास डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने उस पर एनडीए पे साइन भी किया हुआ है कि ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी है जब तक आप इस कंपनी के साथ आपकी चल रही है एम्प्लॉयमेंट। मगर
कंपनी इसके ऊपर बिल्कुल सवाल करती है। जब आप अगर नोटिस पीरियड पे हैं और आपने कह दिया, अनाउंस भी कर दिया है, तो फिर आपसे कंपनी सवाल नहीं करेगी। ऑब्वियसली बात है, आपने एक नोटिस पीरियड सर्व कर दिया कि अब मैं जो है ना स्विच करना चाह रहा हूँ। मैडम नताशा, आपकी तरफ आऊंगी, ये जो फॉलोअर्स की दौड़ होती है, हम जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स की दौड़ में लोग लगे हुए होते हैं, इस तरह का कंटेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो अटेंशन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो यहाँ पर फॉलोअर कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए फॉलोअर को बेसिकली ग्रैब करने के लिए, किस तरह की चीज़ों का मटेरियल जो है ना वो आपका अपलोड होना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहली चीज़ फॉलोअर्स आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जितना हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस हो चुके हैं, उसी तरीके से फॉलोअर्स भी एक जो है ना, इट्स समथिंग ऑफ, कहते हैं ना, it's a very controversial topic actually followers का। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूँ controversial क्यों कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि followers जो है ना, अब आप किस तरीके से अपने ग्रो कर रहे हैं। I'm not saying that you know सबका ऐसा है, I've seen लेकिन बहुत सारे लोग मेजॉरिटी उसमें जो है ना वो, हाँ, तो बहुत से देखे लोग जिनको मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके, they're actual have authentic followers। सही है, यानी कि उनके ऑर्गेनिकली ग्रो हुए, यानी कि वो असल में लोग हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया बिकॉज दे गॉट इंस्पायर्ड, राइट। इंस्पिरेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग कि आप इस तरीके से अपने आप को शो करें व्हाट यू डूइंग एंड हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल एंड हाउ यू आर हेल्पिंग कम्युनिटीज़। तो जब वो लोग देखते हैं दे गेट इंस्पायर्ड। आजकल हमारे यहाँ लोग इस चीज़ से भी इंस्पायर होते हैं कि यार ये बंदा बहुत तरक्की करे, हो सकता है हमारी हेल्प कर सके, तो वो भी लोगों को इंस्पिरेशन होती है तो फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली फॉलोअर्स को आराम से बाय कर सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव वी नो दैट यू कैन बाय फॉलोअर्स not just on Instagram and Facebook but on LinkedIn as well. So authenticity is very important। और आपने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि चीज़ें इतनी फेक है, डीप फेक है, ये है वो है, this is also one of the things। So you really have to be अब हम लोग कुछ प्रोफाइल्स फॉर एग्जांपल देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा जो है इसने अपना क्या हुआ कि he's got a lot of followers but we really don't know that person and there's some people who we all know and he has followers as well। So जो एक होता है ना आपका अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस जो होता है, वो थोड़ा सा आपको खुद ही नजर आने लग जाता है कि मे बी इट्स टिप्सी, मे बी नॉट, राइट। बट द फैक्ट अगेन इज दैट इन टेक्नोलॉजी टाइम्स एंड इन दीज टाइम्स इट्स रियली हार्ड टू एक्चुअली authenticate what's true and what's not। तो लेकिन अगर आपको नजर आ रहा है that the person is actually making content and is getting the kind of traction, कंटेंट भी कुछ ना कुछ तो उसमें जो है ना उसके कंटेंट में आपने दम यहाँ है। पर फेक की भी बात की, लेकिन मैं देखता हूँ ये मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप इसको कहेंगे, खवातीन के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लिंक्डइन पे भी मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होंगी, ऑफिसर पोस्ट पे होंगी, HR की लड़कियां, और प्रोफेशनल कैरियर भी इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा लेकिन फॉलोअर्स लाखों में होते हैं। अच्छा, HR एज अ प्रोफेशनल जो है, मुझे लगता है HR विल ऑलवेज गेट नेचुरल फॉलोअर्स। व्हाई? बिकॉज जाहिर है people are seeking jobs when they're on LinkedIn and the first person they want to follow is a recruiter। तो HR वालों को तो ऑटोमेटिकली हमेशा अच्छे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। तो नहीं मिल रहे होते, वो भी उसी फील्ड में, नहीं, मेल्स को भी मिलते हैं। एक इतने मशहूर हैं फॉलोअर जो हमारे जो है सेलिब्रिटी, लिंक्डइन सेलिब्रिटी आप उनको कहते हैं, उमर फारूकी। बेसिकली he is a very big HR professional and he has a lot of followers and we all call him now a LinkedIn celebrity। or because why is that so, right? Not just because he's an HR professional but also because he helps develop people on how to ace their interviews, how to get better। तो बात सारे आ जाते हैं कि what you're doing there और आपका कंटेंट क्या है। अब जहाँ तक खवातीन की बात है, जब आप जेंडर बायस्ड एक बात कर रहे हैं, जेंडर बायस्ड बात नहीं की मैंने, एक्चुअल की बात करने की कोशिश की है। एक्चुअल में देखिए HR एज अ फील्ड दो चीजें, ठीक है, एक तो HR फील्ड और फिर एक जेंडर। HR फील्ड ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, दैट गोज बाय सेइंग, एंड देन द सेकंड थिंग इज जेंडर, राइट। जेंडर में जनरली फीमेल्स के पास हमेशा सिर्फ लिंक्डइन के असर कोई और हैंडल नहीं है जहां पर लड़कियों के पास ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे होते हैं। फेसबुक पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम, एज लॉन्ग एज यू आर सोशली एक्सेसिबल और सोशली विजिबल टू पीपल want to express their interest by actually connecting or following। So that's a normal thing, I think, as long as they're not leaving any
useless remarks or DMs, that's all right. निताशा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करें उस प्रोफेशनल नेटवर्क की, लिंक्डइन की, इसके इनसाइट्स की बात करेंगे। अभी हमने ओपन टू वर्क वाले फार्मूले के ऊपर बात की कि बहुत सारे लोग अपना ओपन टू वर्क डाल देते हैं। क्या ऑफिशियली भी कोई पॉलिसीज होती हैं जिसकी बेस के ऊपर उनको अलाउ होता है ये डाल देना, या वो एक सिर्फ एम्पथी सिंपथी गैदर करने के लिए भी ओपन टू वर्क डालते हैं और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए? यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हम बात कर रहे थे कि लिंक्डइन का बेसिकली हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, फॉलोअर्स की बात करी कि हम फेक फॉलोअर्स की भी बात की जाती है। ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होने चाहिए, हमारा कंटेंट इस तरह का हो कि लोग खुद ऑटोमेटिकली फॉलो करके आएँ, और कंटेंट अच्छा अगर आपका होगा तो यकीनन आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। ओपन टू वर्क की बात मैंने मैडम अर्शिया से करने की कोशिश की थी, वही सवाल मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा मैडम नताशा की तरफ। मैडम नताशा, ओपन टू वर्क बड़ा एक अजीब सा लगता है देख के, हर बंदा जो है ना वो दूसरा चौथा बंदा जो है ना ओपन टू वर्क। क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पाकिस्तान में लोग बेरोजगार ज्यादा हैं इस वजह से ओपन टू वर्क है, या वाकई एक्चुअल में वो कुछ और पीछे उसके जो है ना वो कहानी है? नहीं, ओपन टू वर्क बेसिकली जैसे आपने कहा है कि थोड़ा सा है, कॉर्पोरेट लाइफ असल में अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है ना। एट टाइम्स लोगों के पास वाकई में नौकरियां नहीं है, जिस वजह से वो ओपन टू वर्क है। दे आर डेस्परेटली सीकिंग, जिस वजह से उन्होंने ओपन टू वर्क लिखा है, ठीक है। या मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इस जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, बोलते हैं आगे कुछ अच्छी मिल जाए। Yeah, and at the same time, sometimes if a person is showing that he's employed, but at the same time is open to work, right? वो इसलिए होगा maybe now he has either resigned from the current company and he's now trying to get another opportunity before he leaves. ये भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। पर बहुत सा ये भी होता है कि हो सकता है वो बंदा पहले ही से बेरोजगार है, लेकिन उसे लिंक्डइन पे शो किया हुआ है कि he still working, तो ये वाला भी फैक्टर है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, अगर आपके पास ओपन टू वर्क होता, आई थिंक साइकोलॉजिकली from marketing perspective, which I believe is that something that is showing that is available, it's really hard for that person to get a job. That's how I feel. अगर मुझे कोई नज़र आता है कि और बहुत से लोग यही फील करते हैं, अगर ओपन टू वर्क नज़र आ रहा है तो बंदे का थोड़ा सा होता है कि यार ओके, तो फिर आई डोंट नो यार व्हाट्स द डील, यू नो। इट्स ऑलवेज बेस्ट, यू नो, कि आप ओपन टू वर्क ना करें। That's how I feel. अपनी शो करें कि मैं किसी ऑलरेडी पोजीशन पे मौजूद हूँ, और अगर आप नहीं भी मौजूद, इट्स ओके, ठीक है। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड बी मोर एग्रेसिव इन ट्राइंग टू, अब इस टाइम पे आता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। यस, ठीक है, आप अपने आप को शो करें व्हाट योर टैलेंट इज एंड व्हाट योर स्किल इज, एंड ट्राई टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, सही, rather than putting on a label open to work, which is very healthy, there's no problem, but I personally feel that, you know, जब एक लेबल लग जाता है ना कि बेरोजगार जैसे, या फिर एचआर वाला जो है ना उसको फिर भागने के लिए भी बहुत ज्यादा उसको लेके आ जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। यही क्वेश्चन जो है ना वो लेके चलूंगा एचआर के पास। एज ए एचआर अर्शिया, आप क्या समझती हैं कि आप जब सर्च करती हैं किसी भी पोजीशन को, तो आप ओपन टू वर्क को प्रेफरेंस देती हैं, या बाकी के लोग भी, आप कम्युनिटी में जब बैठते हैं एचआर के लोगों की जब डिस्कशन होती है तो ओपन टू वर्क को कोई प्रेफरेंस मिलती है उसके प्रोफाइल को सर्च करने में, या रैंडमली जैसे मतलब दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ एज एन एचआर, मेरे पास अगर एक पोजीशन के अगेंस्ट में मेरे पास जितनी भी प्रोफाइल्स आई हैं उसमें से अगर 2 या 3 ओपन टू वर्क पे भी है तो मैं एज एन एचआर मैं उसे अप्रोच ज़रूर करूँगी। रिसेंटली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, करंट कंपनी में जहाँ भी मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे मैंने एक डिज़ाइनर ही वहाँ से ली थी। ओके। और अगेन वही कि फॉरेन ओपन टू वर्क को मैं डायरेक्ट हायर नहीं कर लूँगी, उसकी बैक स्टोरी, उसकी पूरी प्रोफाइल सर्च करूँगी, जॉब स्विच अगेन एंड अगेन तो नहीं कर रहा हो, हॉपर तो नहीं है, उसकी तमाम चीजें देखने के बाद फिर मैं उसको प्रेफर करूंगी। ओके। और स्क्रूटनी ज्यादा होती है। अच्छा, ये आपने कहा कि अगेन एंड अगेन, तो क्या फ्रीक्वेंटली जो लोग जॉब स्विच कर रहे होते हैं उसको अच्छा नहीं समझा जाता? देखें, बिल्कुल ये वो सवाल है जो आप एक एचआर से पेन पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं समझा जाता। अब मैं कंपनी के लिए कोई भी कैंडिडेट को लेकर आ रही हूँ
अब उसमें एक आपका टाइम भी जा रहा है, कॉस्ट भी जा रही है, एनर्जी भी जा रही है। तो ऐसा नहीं चाह, मैं ये नहीं चाहूंगी कि यार मैंने एक बंदा इतनी मुश्किल से मार्केट से निकाला है, वो 3 महीने में चला जाए, और अगर वो 3 महीने में चला जाएगा तो ऐसा नहीं चाह मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी यार मैं दोबारा फिर 3 महीने पीछे वहीं चली गई हूँ। तो अच्छा तो इंसान इसी वजह से एचआर है ना, अगर एचआर ने बंदे लाके दे दिए और वो लॉयल्टी फैक्टर पे पूरा उतरना शुरू हो गए, 20-20 साल जाए नहीं तो फिर एचआर क्या करेगा? नहीं, उसकी अपनी जॉब भी तो खतरे में पड़ जाएगी। वो तो आपके पास से मल्टीपल आपके पास काम है, एचआर काम से रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आप जो टैलेंट एक्विजिशन के लोग हैं उनके पास तो देखें ये एक डिवीजन तो है ना एचआर का, तो उनके पास सिर्फ एक हायरिंग तो नहीं होगी ना, तो डिपेंड कर रहा है किस जगह पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल उनके पास होगी जेंसी की hiring। जो बात की जाती है, जेंसी तो बहुत ज्यादा मूव करता है ना। आप जेंसी को रिटेंशन पॉलिसीज और इस चीजों से तो आपको जो है ना लॉलीपॉप नहीं दे सकते। वो तो बिल्कुल कहता है कि ऐसे भाई ही है। मुझे ये बताएं कि मुझे 5 साल के बाद 7 साल के बाद आज यहाँ अगर मैं एज ए एमटीओ ज्वाइन करता हूँ तो मैं 5-7 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर बड़ी मुश्किल तो डिप्टी मैनेजर बनूंगा, तो मैं स्विच करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर और कहीं किसी और पोजीशन पर बैठा हूँ। ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किन बेसिस के ऊपर अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें कामयाब भी होते हैं। ये आपकी जो बात है जेंजी की, सिर्फ जेंजी पे एप्लीकेबल नहीं है ये आप उससे भी हट जाएं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं और फिर ये दिखाते भी हैं कि मैंने 1 साल में ये अचीव किया, मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं हर 3 महीने में जॉब चेंज करता हूँ। इस टाइम पे उसका लक उसके साथ काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ बिल्कुल प्रोफेशनल साइड पे, तो 90% लोग ये कहेंगे यार मैं किसको क्यों हायर करूँ, 3 महीने के बाद उसको चले ही जाना है। अच्छा, ये एक एचआर के जी माइंड बिल्कुल, होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा मैडम नताशा, जेंजी की बात चली है और मिलीनियर को अगर मैं इसके साथ शामिल कर लूं, लॉयल्टी फैक्टर आप किस में देखती हैं जब जॉब्स की स्विच करने की बात आती है? तो लॉयल्टी फैक्टर आपको किस में नजर आता है, जेंजी में या मिलीनियर में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ मानना चाहूँगी कि जैसे आप वो फ्रीक्वेंट स्विचेस की बात करी, तो थोड़े से मेरे प्रोफाइल में भी कुछ साल पहले मैंने भी 1 ईयर बाद स्विच किया है। आई थिंक एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है ना। नो, यू नो इट्स नाउ यू कैन टेक इट बोथ वेज, राइट। लेकिन ज़्यादातर जैसे इन्होंने सही कहा, रिक्रूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि सेंसिटिव पॉइंट होता है कि वाई सही है कि ये बंदा मेरे साथ रहेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास एक्सपीरियंस है, 8 to 10 years वाला एक्सपीरियंस भी रहा है। बट देन अगेन जहाँ तक बात आती है फिल्टर की जेंजी और मिलेनियल्स की, आई पर्सनली फील दैट देयर इज नो काइंड ऑफ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू रिटेनिंग अ पर्सन। ओके, ठीक है, चाहे वो जो जिस उम्र का भी है, ठीक है। अगर इफ द कंपनी हैज़ बिल्ट द कल्चर इन सच अ वे कि वो लोगों को सिर्फ हायर ही नहीं लेकिन उनको साथ रखे Retain भी कर रहे हैं। हाँ, रखे भी। बिकॉज देखिए जैसे एचआर के, जैसे वो ये अर्शिया कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट एक्विजिशन, इट्स एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, पूरा कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें फैक्टर प्ले करती हैं। तो चाहे आप जेनजी लो, मिलेनियल लो, अगर आपका कल्चर में आप जो है आपके मैनेजर्स टॉक्सिक हैं या आपके कल्चर में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट नहीं है, अगर डाइवर्सिटी नहीं है या ओपननेस टू, एक होता है ना ओपन डोर पॉलिसी कि यू नो you can walk into your boss's office and you can tell whatever your problem is or what you want to do or what your ideas are, ठीक है। अगर ऐसी किस्म का कल्चर है जो इन चीज़ों को इनकलकेट करता है और ग्रो करता है, पीपल वुड लव टू स्टे, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी जगह पे तो ऐसा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं ताकि सिर्फ बॉस खुश रहे हर वक्त। वो यू नो इट ऑलवेज डिफर्स, वो उसमें भी फिर आ जाता है सारा रोल इसी चीज़ का है कि एचआर का रोल उसमें बहुत प्ले करता है स्क्रूटनाइज करने में, टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आपके जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल ही तरीके से सारी चीज़ों को लेकर चले। एंड दैट, अब देखिए एक और भी बात होती है, एक पर्सन की अपनी भी चॉइस होती है, ठीक है ना। अब कंपनी ने फॉर एग्जांपल एचआर वालों ने पॉलिसी डाली हुई कि आप जो है कोई इंटरनल कमिटी नहीं डाल सकते विद इन द एम्प्लॉइज। कभी कभार होता है ना कमिटी में किसी ने फॉल बैक हो गया, पैसों का मसला हो गया, ये वो हो गया, तो कंपनी के टीम में ज़ाहिर इम्पैक्ट आ जाता है। अब उसके बावजूद अगर लोगों ने फिर भी कोई चीज़ ऐसी इंगेज की है तो फिर यू नो देन इट्स नॉट द कंपनीज फॉल्ट, बिकॉज दैट पर्सन डिड नॉट स्टिक टू द रूल्स दैट वाज ऑलरेडी गिवन, राइट। तो इस तरीके से जो है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बॉस के लिए भी काम करे, और अब वो बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है, कि अगर उसने जो है अपने आप को प्रोफेशनल रखना है, बॉस की भी चॉइस है और फिर मैनेज उसकी जो टीम की उसकी भी चॉइस है। ऊपर फिर कमेटीज भी होती है ना, वो उसको चेक कर रही होती हैं। अर्शिया आपकी तरफ आऊंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। एक जब बंदा स्विच करके दूसरी जगह जा रहा होता है तो नए लोग, नई कंपनी उसको ज्यादा ऑफर करती है, जो कि उसी डेजिग्नेशन पे उसी कैडर के लोग जो है ना वो लो पे होते हैं,
ये क्या मसला होता है कि जो न्यू हायरिंग होती है उसको हमेशा हाईली पेड आप रख रहे होते हैं? अच्छा, न्यू हायर पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम किस क्राइटेरिया पे जाके उस पोजीशन को हमें कितनी जल्दी फिल करना है। सम टाइम ये होता है मेरे पास कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है और टाइम मेरे पास बहुत कम है, 3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में मुझे क्लोज करना है। अब मुझे सपोज जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो मुझे मिल रही है और अगेन वो उसकी अपनी आस्क ज़्यादा है और मेरे पास उसका बजट भी कम है, तो उस पर अगर मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उस कम टाइम पे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल हायर करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी तो हो जाता है ना, जो ऑलरेडी आपके पुराने एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज कम है, नए बंदा आप लेके आ रहे हैं उसको ज्यादा हायर कर रहे हैं आप, ज्यादा। इसमें देखें कॉन्फ्लिक्ट वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिपेंड कर रहा है आपके सामने। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो ये करती हूँ कि फिर अगर सैलरी स्लैब ऊपर जा रहा है तो मैं डेजिग्नेशन को भी अप करवाऊंगी कि कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके। नहीं देखे ना, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर अगर आपने एक शिफ्ट इंचार्ज कोई इंजीनियर लेना है, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी का पास आउट है, उसका सीनियर उससे 1-2 साल पहले का सीनियर वहां पर एज ए शिफ्ट इंचार्ज काम कर रहा है, उसके कम पैसे होंगे। नया शिफ्ट इंचार्ज आप लेके आती हैं दूसरी जगह से, तो वो ज्यादा पैसों में, तो वो फिर डिमोटिवेट नहीं होगा पहला वाला एम्प्लॉय, वो तो बोलेगा यार मैं भी किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो उस लॉयल्टी फैक्टर को एचआर भी तो डिस्टर्ब कर रहा है ना। देखिए, लॉयल्टी फैक्टर को एचआर डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, मगर मैं पूरी एचआर फ्रेटर्निटी की बात नहीं कर रही, मैं हमेशा अपनी बात करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को बैलेंस करवा सकूँ। तो अगेन मैं उसी इस पे आऊँगी कि आपने कहा कि न्यू हायर को मैं ज़्यादा पैसों पे क्यों लेकर जाऊँ, और जो मेरे पास है तो मैं फिर मेरी कोशिश हमेशा होती है कि चीज़ों को जहाँ तक बैलेंस हो सकता है बैलेंस हो जाए। और रही बात इसकी कि आपने एक टैग जरूर सुना होगा एचआर की तरफ से, एचआर हमेशा कह रहा होता है कि अपनी अपनी सैलरीज हाइड रखें। वो क्यों? कि इस चीज़ से बचने के लिए एचआर कर रहा होता है कि आपके पास जो 2 साल से काम कर रहा है या 6 महीने से काम कर रहा है, एक न्यू ज्वाइनी आपके पास आया है, उसे सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है। ऑल्दो मैं ये नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं करती कि अपनी सैलरी किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बैकफायर कर सकता है आपके ऊपर। और वो बैकफायर इस पे ही करेगा कि जो बंदा आपके साथ 1 साल से एसोसिएटेड है वो आपके सामने आएगा नेक्स्ट वीक में कि अभी आपने XYZ इस एम्प्लॉय को हायर किया है, उसकी तो सैलरी इतनी है, मेरी हाइड रहती है सैलरी, एक दूसरे को बताते नहीं है एम्प्लॉइज? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बताते होंगे। इनफैक्ट ये होता है कि इंक्रीमेंट भी आपका लगता है तो उस पर भी वो शेयर हो जाता है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितने लोग बता रहे हैं, कितने लोग नहीं बता रहे हैं। वो तो एचआर के लेटर निकलने से पहले पता होता है कि कितना किसका कितना परसेंटेज लगता है। अब देखें पूरी दुनिया ओपन सैलरी सिस्टम के ऊपर जा रही है और हम पाकिस्तान कल्चर के, जिसको कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम सैलरीज को हाइड कर रहे होते हैं, बताना नहीं, छुपाना नहीं, छुपा के रखना। तो मैं ये समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए। मैं एज एन एचआर मैं कभी भी इस चीज को प्रेफर करती नहीं, ना ही रिकमेंड करती हूँ कि जो है आपको पता है कि आपकी अपनी आप किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, आप यहाँ स्टैंड करते हैं, आप इतनी सैलरी मांग रहे हैं। और ये वाली पॉइंट जो आपने अपनी बात कही है कि जो मेरे पास करंट एम्प्लॉई है और जो न्यू हायर है, कहीं ना कहीं उसकी कॉम्पिटेंसी में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। सिर्फ उसके टेन्योर को मैं इस पे कवर नहीं कर सकती कि आपको भी वही पैसे मिलने चाहिए जो न्यू हायर है, कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ रहा होता है। नहीं, एक कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है ना, उसने एक स्लैब बनाया हुआ होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेजिग्नेशन है, ऑलरेडी हमारे पास जो लोग हैं वो भी इसी स्लैब के बीच में है, तो इसी स्लैब के बीच में भी नई हायरिंग हम करेंगे ना, इस स्लैब को तोड़ते हुए नहीं जाएंगे। बहुत ज्यादा को टैलेंटेड, बहुत ज्यादा को बंदा ऐसा मिल रहा है। अगर नताशा आपकी तरफ लेके आऊंगा, आपने भी बहुत सारी कंपनीज को देखा है, बहुत सारे एनवायरमेंट को देखा है, तो कैसा फील होता है जब हमारे ही बराबर में कोई दूसरा बंदा हायर होके आता है, उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को इतना दुल्हन की तरह सजाया हुआ होता है, उसको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं? आई थिंक सबसे पहले तो दाद इस बात की उसने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऐसा सजाया तो उस चीज पे तो कूडोस, राइट? बिकॉज़ देन दैट पर्सन एक्चुअली नेल्ड इट। सही है कि जो उससे करना था, जो सैलरी पे चाहिए था, जो डेजिग्नेशन चाहिए था, उसको मतलब उसने अपने आप को जो सेल किया वो अच्छा किया। या सो दैट्स द थिंग, राइट? उसने अपने आप को ब्रांड इस तरीके से किया। लेकिन देखिए जो दूसरी बात है कि नया बंदा आ रहा है, उससे ज़्यादा सैलरी जो मौजूदा है उसको कम, तो ये तो वही बात हो गई जैसे मार्केटिंग में हमेशा होता है ना कि जो लॉयल कस्टमर होते हैं उसको तो नहीं मिलता, नए कस्टमर को जी आईफोन दिया जा रहा है, नए प्रोमोज है ना कि नए कस्टमर, एग्जैक्टली, राइट? लेकिन यू नो आई विल टेल यू समथिंग, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द कंपनी। जैसे स्लैब वाली बात है, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स इन द स्लैब इट्स ओके, सही है। और जहाँ तक सैलरी की कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात है, दैट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो एक एम्प्लॉय क्या है, हर इंसान को तमीज़ होनी चाहिए कि ये सैलरीज आर नॉट समथिंग टू बी डिस्कस्ड, ठीक है? इट इज़ योर ओन थिंग। नहीं, मर्दों के बारे में कहा जाता है ना कि उनसे सैलरी नहीं पूछी जाती, वो नहीं बताएंगे, लेकिन ऑफिस में सबको पता होता है एक दूसरे की सैलरी का।
That's the thing. It's a wrong thing. Salaries are never something to be discussed. I personally think, and अर्शिया मुझे लगता है आप इस चीज़ को agree करेंगी, because salary एक आपकी personal चीज़ है यार, और आपके जो कंपनी के साथ आपकी relationship है, ये जिस आपकी एक contract हुआ है, deal हुई है, वो आपकी और आपकी कंपनी के बीच की इंफॉर्मेशन है कि आपके उनसे क्या, किस तरीके से क्या रिश्ता तय हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स एंड कंडीशन में आपकी बातचीत हुई ये है। चीज ये नहीं होती बॉन्डिंग कि भी तो होती है ना, एम्प्लॉइज में अपने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेटर दिखा देते हैं कि ये देखें ये बॉन्डिंग पे बैकफायर कर जाती है। हाँ, द बॉन्डिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। आप भले आपका वर्क प्लेस में आपके साथ बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप्स हो गई, हर चीज हो गई, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अंडर दैट सेम अम्ब्रेला। मतलब प्रोफेशनली कोई दोस्ती यारी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं होती है, कोई ऐसी बात, बिल्कुल माशाल्लाह से मेरे पास इतने जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऑल आर माय ऐसा होता है प्रोफेशनल लाइफ में अगर एक ने रिजाइन किया उसके पीछे बाकी लोग भी कर देंगे? वो अब डिपेंड करता है। नहीं, दोस्ती तो फिर ये तकाजा करती है कि अगर एक ने रिजाइन किया तो फिर सारे करें। नहीं, I'll tell you what, that really depends. That depends on the fact के whether the whole company's managerial shift है या फिर पूरी कंपनी के अंदर एक, अगर जाहिर है कोई ऐसा बंदा छोड़ के तो नहीं जाएगा ना जब तक उसमें नौकरी नहीं हो। कोई अपनी नौकरी को ऐसे लात तो बिल्कुल भी नहीं मारेगा। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं नताशा। मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश करेंगे लिंक्डइन इनसाइट्स के ऊपर, और कौन लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोफाइल को, कंटेंट को इस तरह से डाल के अपने उस प्रोफाइल को सेल करने की कोशिश करता है, अपने पर्सनल ब्रांड को बना के उसको सेल करने की कोशिश करता है और उसके अच्छे दाम भी लगवा लेता है उसको। अगर मैं मैंने मीनिंग्स में लेके चलूं, यहाँ पर एक बार फिर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कंपनीज के अंदर बेसिकली कल्चर कैसे परवान चढ़ता है, उस कल्चर को परवान चढ़ाने में एचआर का जो स्पेशल रोल कहा जाता है वो कैसा होता है, और खास करके स्पेशली जो आज हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंक्डइन की अगर हम इनसाइट्स का हम अगर पोस्टमार्टम करें तो उसमें फिर किस तरह से लोग अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं, और जैसे हमने बात की थी कि ओपन टू वर्क से क्या फायदा होता है, इसी तरह से पर्सनल ब्रांडिंग अगर की जाती है तो पर्सनल ब्रांडिंग से कितना फायदा किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी इंडिविजुअल को होता है। मैडम अर्शिया, आपकी तरफ चलूंगा। एचआर प्रोस्पेक्ट से आप सीवी से ज्यादा उसके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखती हैं, प्रीवियस किन किन कंपनीज के साथ उसकी एसोसिएशन रही है, क्या क्या डेजिग्नेशन रही हैं, क्या क्या उसकी जेडीज रही हैं, इन चीज़ों को भी सर्च किया जाता है? देखें, अगर सिर्फ मुझे उसकी कोर एक्सपर्टीज देखनी है, हार्ड स्किल्स, तो मैं मेरे लिए सिर्फ उसकी रिज्यूमे इनफ होगी। बट अगेन, क्योंकि एचआर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिसमें एम्प्लॉय इंगेजमेंट या एम्प्लॉयर या पर्सनल ब्रांडिंग, वो मेरा अपना पर्सनल एक पैशन है। तो मैं एम्प्लॉय की रिज्यूमे के बाद उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी जाऊंगी। मेरा पर्सपेक्टिव ये होगा जाने का कि वो एक कंपनी के साथ अगर उसने 2 साल, 1 साल या 6 महीने जितना टाइम भी गुजारा है, उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग उस कंपनी के साथ कितनी की है, और वो हो किस तरह सकती है। सपोज अगर आपने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिया है, कंपनी ने आपको एक रिवॉर्ड दिया है, उस रिवॉर्ड को आपने कहीं शोकेस किया या नहीं किया। मोस्ट एम्प्लॉयज क्या समझते हैं कि ये कंपनी की ब्रांडिंग है। कंपनी की ब्रांडिंग तो वाइस वर्सा है ही, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी है। अगर आपकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई है, आपके पास कोई भी इवेंट हुआ है, तो मैं ये समझती हूँ एज एन एचआर, अगर मैं एचआर में नहीं भी होती, किसी और फील्ड में होती और सिर्फ एक कंपनी की एम्प्लॉई होती, तो मैं इन तमाम चीज़ों को भी कंपनी के साथ लिंक करके ज़रूर उसे शोकेस करती। अगर मेरी किसी कंपनी के साथ एसोसिएशन, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी अचीवमेंट्स को अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरी भी तो उसमें ब्रांडिंग हो रही है ना। मगर ये सबसे बड़ा सवाल अभी है कि हम उसको अंडरस्टैंड कहाँ पे जाके कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज क्या समझते हैं, यार इससे तो कंपनी ऊपर जा रही है, तो XYZ कंपनी, उसका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा, मैं क्यों करूं? अच्छा। एज एन एचआर मुझे ये चीजें बोल के करवानी पड़ती नहीं, तो फिर उसको अपनी कंपनी का नाम क्यों लिख रहा है उसके ऊपर, फिर वहां जॉब ही ना करे। यही इस पे मेरी जब उनके साथ काउंसलिंग होती है तो इसी चीज पे डिस्कशन होती है कि जिस जगह पे आप हैं, जहां से आप ये अर्न कर रहे हैं, जहां से आपने ग्रोथ लेके यहाँ से यहाँ आए हैं, इसमें सामने इसको हाईलाइट करने में, शोकेस करने में प्रॉब्लम क्या है। ऑल्दो जबकि कंपनी की आपकी प्रोफाइल उसमें लिंक्डइन पे वैसी एसोसिएटेड है, आपने मेंशन किया है XYZ डेवलपर या XYZ मैनेजर, आप इस कंपनी के साथ हैं, तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इसमें अवेयरनेस की अभी भी जरूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक छोटी सी चीज हुई, खट उठाया, पिक्चर ली, अपलोड कर दी। तो वो लोग जो होते हैं वो भी ज्यादा नजरों में आते हैं। फिर क्या नजरों में? तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, जो जिस तरह सामने मार्केट में बार बार आ रहा है,
चाहे वो मीडिया पे आ रहा है या फ्रंट पे आ रहा है, वो सबकी नजरों में पहले एक्सपोजर तो होता मिलता है है, उसको यकीन से। वो नताशा, सामने आपकी आता तरफ है। आऊंगा, जिस तरह से बात करने की कोशिश की पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, अगर एक बंदा किसी कंपनी में है, उसकी फ्रीक्वेंटली प्रमोशंस हो रही हैं, पर्सनल ग्रोथ उसकी नजर आ रही है, जब कोई दूसरा हायर करने के लिए उसको जाएगा तो उसकी इस ग्रोथ को भी कंसीडर करता है? देखिए बिल्कुल ग्रोथ तो कंसिडर करते हैं, जो शोज के हाउ सीरियस दैट पर्सन इज एंड हाउ वेल दैट पर्सन एक्चुअली अंडरस्टूड द जेडी एंड इज डिलीवरिंग। Okay. सही है ना, इस वजह से उस कंपनी में उसको फौरन उसकी हो रही है। बहुत सी Promotions हो प्रोफाइल रही हैं, देखते हैं कि बंदे ने 3-4 महीने में एक और जंप आ गया, फिर एक और जंप आ गया, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये कि कंपनी की कोई पोस्ट लगती है, कोई चीज़ होती है और आपको एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कम्स इन द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग, ठीक है। और एम्प्लॉय ब्रांडिंग इज काइंड ऑफ नॉट जस्ट पर्सनल ब्रांडिंग बट इट जस्ट शो केसेस दैट जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड है उसके एम्बेसडर तो होते हैं ना। एग्जैक्टली। obviously। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना। हातिम दावदर, सही है, ही इज द ग्लोबल सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ ई एंड एतिसलात, ठीक है ना। वो जो है उनके पोस्ट क्या होते हैं, ही इज ओनली प्रमोटिंग द ग्लोबल अचीवमेंट्स ऑफ एतिसलात, सही है, और वो प्रमोटेड होती है बाय द कंपनी इटसेल्फ। Now why does he need to do that? He is doing it because he is the leader and as a part of a company, वो जो कंपनी की अचीवमेंट है वो इन सेल्फ उसकी भी अचीवमेंट है। Exactly। तो इसी तरीके से हर एम्प्लॉय की जो कंपनी अगर कोई चीज़ अचीव कर रही है तो वो इन अ वे उनका भी उसमें कुछ हाथ है ना, तो दे शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट द कंपनी दैट दे वर्किंग। अच्छा नताशा, इसके अगर मैं स्ट्रेटजिक और एडवांस यूज के ऊपर जाऊं लिंक्डइन के, तो वो किस तरह से आप जो हमारे आज की यूथ है, खास करके जेनजी की जिसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रेटजिक और एडवांस यूज कैसे हो सकता है लिंक्डइन का, जिसपे हम और ज्यादा मतलब अटेंशन लोगों की गैदर कर सकते हैं? देखिए स्ट्रेटेजिक और एडवांस यूज़ अगर आप कहेंगे तो आजकल जो है ना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर आपकी अगर एक स्किल है तो आप उसके ऊपर अवेयरनेस लाने की कोशिश करें। वैसे तो कुछ हैक्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ ट्रेंडिंग है तो बंदा उसी ट्रेंड के अंदर जंप कर ले, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के कोई मशहूर हो रहा है तो उस कंपनी के बारे में कुछ बुरा कमेंट लिख के उस कंपनी की बुराई के चक्कर में अपने एक व्यूअरशिप बढ़ाने वाली वो तो फिर इसको हाँ, तो वो हैक्स पॉजिटिव कंटेंट तो नहीं कहेंगे। हाँ, दैट्स नॉट पॉजिटिव एट ऑल, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे उनको नज़रों में आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि अगर आपने वैसी स्ट्रेटेजिकली और सही तरीके से टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों का, क्योंकि देखिए अगेन लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। इधर कोई ऐसे मीम लगा के कोई जोक डाल के चले, जोक्स ऑल्सो वर्क नाउअडेज, राइट, बट देन एट द एंड ऑफ द डे आप उससे क्या लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्या लोग उसके रेलेवेंस, अगर फॉर एग्जांपल एक टॉपिक स्पाइसी कंटेंट भी हो तो, लेकिन इस तरह का स्पाइसी होगा, प्रोफेशनल स्पाइसी होगा। नहीं स्पाइसी कंटेंट यस, प्रोफेशनल स्पाइसी यस, ओके, बट द थिंग ये कि अगर कोई टॉपिक है कि कोई चीज़ है, कोई नया टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या पर्सनल राय है, डू यू थिंक दैट इट्स राइट, डू यू थिंक इट्स रॉन्ग। एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजी में ये भी आ जाता है कि यू टैग द पर्सन जहाँ से आपने वो पोस्ट पढ़ी है, तो उससे भी आपकी थोड़ी सी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, बिकॉज उस बंदे के भी फॉलोअर्स को नजर आ रहा होता है दैट दिस पर्सन हैज यू नो हैज पोस्टेड एंड दैट पर्सन इज टैग्ड। कंपनीज होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, दीज ऑल रियली वर्क आउट इन एक्चुअली गेटिंग यू मोर व्यूअरशिप। ये अच्छी बात नताशा ने करी। अर्शिया, किस तरह से अटेंशन जो क्रिएट करने की बात की जाती है, हैशटैग जो है, हैशटैग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी लिंक्डइन? हैशटैग की बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती है। सपोज अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर पोस्ट करने जा रही हूँ, उसके हैशटैग्स इतने रिलेवेंट और इतने मीनिंगफुल होने चाहिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है हमें शॉर्ट कंटेंट चाहिए और आई कैची चाहिए। ओके, बहुत सारी पोस्ट हम पोस्ट कर रहे होते हैं, उसमें हम कंटेंट नहीं भी डाल रहे हैं, हमने 4-5 रिलेवेंट हैशटैग्स ही डाल दिए, आपकी वो पोस्ट भी बहुत बूम पे चली जाती है। तो हैशटैग आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हैशटैग आप किस तरह से निकाल सकते हैं और आप किस तरह यूज कर सकते हैं, हमारे पास जब हम इस दौर में जिसमें AI है, उससे ज्यादा बेस्ट पार्टनर, अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा टीचर आपका इस टाइम पे हो ही नहीं सकता। AI तो सबसे अच्छा आपका जो हाँ बिल्कुल, आप हर एक चीज पे उससे लर्निंग ले सकते हैं अपनी। मैडम अर्शिया, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात की तरफ है। चलते चलते आप हमारी आज की यूथ को, जो जेन ज़ी है जिसकी बात करने की कोशिश की जा रही है, उसको क्या मैसेज देंगी, वो किस तरह से लिंक्डइन को यूज़ करने के बाद अपने आप को बेनिफिशरी बना सकता है? ओके, ज़रूर। मेरी तरफ से एक सिंपल सा एक छोटा सा मैसेज ये होगा आज की यूथ के लिए
कि एज एन HR प्रोफेशनल मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, जिस तरह हम अपने रिज्यूमे के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं, किसी राइटर के पास जा रहे हैं कि मेरी रिज्यूमे इस तरह अपडेट होनी चाहिए, या मैं इस यूनिवर्सिटी से मेरी बिलोंगिंग है, हर एक चीज़ को आप शोकेस कर रहे होते हैं और एक ऑन कर रहे होते हैं। इसी तरह से अपनी लिंक्डइन की आईडी को ऑन करें। यह आपकी स्टार्टिंग करियर से लेके एंड करियर तक एक बहुत बड़ा आपके लिए एक टूल है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, जिसकी अवेयरनेस हमारे पास नहीं होती है। हमारी कोशिश होती है या मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एज अ मदर मैं अपने बच्चों को, अभी से मेरे बच्चों की लिंक्डइन आईडी बनी हुई है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये वाली आईडी, ये वाला प्लेटफॉर्म मुझे मेरी अपनी करियर के लिए कितना ज़रूरी है। मैडम नताशा निसार, आपका मैसेज। सवाल फिर से रिपीट करेंगे? चलते चलते आपका हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, लिंक्डइन जो है ना वो एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करें। यानी कि आप जो भी चीज़ उसमें डालें तो वो ज़ाहिर है आपका मकसद, आपके कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल सेट और आप जिस चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं उस चीज़ से रेलेवेंट होना चाहिए। आजकल बहुत से यूथ को देखते हैं हम कि वो लेग पुलिंग और कंपनीज की थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक और ऐसे करते हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे टू गो अबाउट इट। ऑलवेज इफ़ यू वांट टू स्टे प्रोफेशनल तो आपको लिंक्डइन को भी प्रोफेशनली ट्रीट करना चाहिए, एंड नॉट समथिंग फॉर क्लिक बेट बट समथिंग टू हेल्प पीपल एंड हेल्प कंपनीज। बहुत शुक्रिया मैडम नताशा निसार आपका, आपके कीमती वक्त का आप आई और तशरीफ़ लाई और आपने अपने जो है ना वैल्यूएबल कमेंट्स दिए। मैडम अर्शिया, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की लिंक्डइन के इनसाइट्स के ऊपर कि किस तरह से हम इस लिंक्डइन को, प्रोफेशनल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल कैरियर में आगे ग्रोथ के लिए हमारी ये जो बेसिक्स होती हैं उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए और हमें अपनी कंपनी की पोस्ट को किस तरह से हाईलाइट करना चाहिए। अगर मेरी कोई मार्केट में पहचान होगी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होगी। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट को या ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे काम को नहीं सराहूंगा तो यकीनन मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी उस तरह से नहीं होगी। तो लिंक्डइन एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां पर आपको लाखों नहीं करोड़ों आपको जो है वो प्रोफेशनल्स मिलते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, HR प्रोफेशनल्स भी होते हैं, रिक्रूटर्स भी होते हैं, आप जैसे मेरे जैसे जॉब सीकर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग आपको उसके ऊपर मिलेंगे। लेकिन सबके साथ आपका जो कंटेंट है जो आप शेयर कर रहे हैं वो आपके माइंड की अक्कासी कर रहा होता है। बेसिकली आप जो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, जिस तरह का आप कंटेंट लिखते हैं, HR लोग के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं, वो उसको रीड करते हैं। जब भी आपका कभी CV उनके सामने से गुजरेगा, स्क्रूटनी हो रही होगी तो आपके प्रीवियस ये कंटेंट को भी जो आपने लिंक्डइन पे डाला होगा उसको भी बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है, उसको भी वो नोट कर रहे होते हैं। तो यकीनन आप इन चीज़ों को गौर करेंगे और जो लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट ट्रेंड क्रिएटर बने, ट्रेंड सेटर बने। ट्रेंड्स की कॉपी तो हर कोई कर लेता है, उसको पॉजिटिव लें और उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आप भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। मुझे कभी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।